काली और गोरी बहू का पहला बच्चा। गायत्री हाथों में आरती की थाली लिए आती है। दरवाजे पर उसकी दोनों बहू अर्पिता और आहाना दुल्हन के जोड़े में खड़ी होती है। फिर वो आहाना के पास आकर उसकी आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश कराती है। आहाना बहू, अपने शुभ कदमों से इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ। आहाना गृह प्रवेश करने ही वाली होती है कि तभी उसका पति निशु कहता है, रुको आहाना, तुम गृह प्रवेश नहीं करोगी। क्या हुआ निशु, तुमने मुझे गृह प्रवेश करने से क्यों रोक दिया? क्योंकि अर्पिता भाभी इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए पहले उनका गृह प्रवेश होगा। गायत्री अर्पिता का गृह प्रवेश बिल्कुल भी नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि अर्पिता आहाना के बराबर सुंदर नहीं थी। उसका रंग काला था, इसलिए गायत्री इस शादी से खुश नहीं थी। वहीं दरवाजे पर खड़ी आहाना भी अर्पिता का गृह प्रवेश देखकर चिढ़ रही थी। क्या निशु के लिए उसकी काली कलूटी भाभी का वेलकम मुझसे भी ज्यादा जरूरी था? गृह प्रवेश होने के बाद जैसे ही अविनाश अर्पिता को लेकर कमरे में जाने लगता है, तभी निशु कहता है, अविनाश भैया, अर्पिता भाभी, अपने देवर को थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज। जब मैं कहूं तभी कमरे में आना। मगर छोटे सुन तो। कुछ ही देर में निशु कमरे को फूलों से सजा देता है, जिसके बाद अविनाश और अर्पिता कमरे में आते हैं। देवर जी, मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम होगा। आज आपकी वजह से ही मैं और अविनाश जी साथ हैं। अगर आप माँ जी को नहीं मनाते तो हमारी शादी नहीं होती। अर्पिता भाभी, शुक्रिया बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि अविनाश भैया की खुशी के लिए उनका छोटा भाई कुछ भी कर सकता है। जाइए देवर जी, देवरानी जी आपका इंतजार कर रही होंगी। जैसे ही निशु कमरे में आता है तो आहाना उसे तकिया फेंक कर मारते हुए कहती है, मिल गई फुर्सत तुम्हें तुम्हारी भाभी जी से। अब याद आ गई है बीवी की। पहले ऐसा ढक्कन पति देखा है जो अपनी सुहागरात छोड़कर अपने भाभी भैया का कमरा सजाने में बिजी हो। यार ये तो मुंह सुजाकर बैठी है। चल बेटा निशु, शुरू हो जा। आहाना, क्या है? मिला बाबू मुझसे नाराज है। निशु, तुम्हारी ये बाबू सोना के चोचलेबाजी में मैं नहीं आने वाली। आहाना हूं मैं, इसलिए ये नौटंकीबाजी मत करो। फिर निशु बाहें फैलाए गाना गाने लगता है। हे आहाना, मेरे प्यार को तुम ना झूठ समझो जाना, सनम तुम्हें है पाना, ये था सारा बहाना, चलो जो भी हुआ जाने दो, बाहों में मुझको है आ जाना, आहाना सुनो ये मेरा गाना। निशु को गाते हुए देखकर आहाना मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ अविनाश और अर्पिता भी सुहाग रात में अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है, जिसके साथ दोनों काली गोरी बहुओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। अरे आहाना बहू, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम उल्टी कर रही हो। मम्मी जी, आप मुझे उल्टी करते देखकर ऐसे खुश क्यों हो रही हैं? क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो आहाना बहू। मम्मी जी, आप कोई डॉक्टर थोड़ी हैं जो एक मेरे उल्टी करने से जान गए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। गायत्री फौरन ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर आती है और आहाना को दे देती है, जिसमें टेस्ट करने पर आहाना प्रेग्नेंट होती है। देखा आहाना बहू, अब तो तुझे पक्का यकीन हो गया। अरे मैं तेरी सास हूँ, माँ बनने के तजुर्बे तुझसे ज्यादा पता है। मुझे तो यकीन नहीं होता मम्मी जी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं ये बात निशु को बताकर आती हूँ। भाभी 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 भाभी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। ये कैसी आवाज है? जैसे ही गायत्री और आहाना बाहर आती है तो निशु कहता है, पता है आहाना, मैं चाचा बनने वाला हूँ और तुम चाची। अर्पिता भाभी प्रेग्नेंट है। अपनी काली बहू की गर्भवती होने की खुशखबरी से गायत्री बिल्कुल भी खुश नहीं होती और अपनी गोरी बहू आहाना के मन में उसकी जेठानी अर्पिता के खिलाफ जहर भर देती है। अब आहाना अर्पिता से पहले से भी ज्यादा चिढ़ने लगती है। गायत्री अपनी गोरी गर्भवती बहू का खास ख्याल रखती है। एक सुबह एक ठेले वाला नारियल पानी बेचता हुआ गायत्री के घर के आगे से गुजर रहा होता है। ए नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, एकदम भरे भरे पानी और बहुत ही मीठे पानी, नारियल 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 पानी। अरे ठेले वाले भैया, जिसमें ज्यादा पानी भरा हो वो नारियल चुनकर निकाल दो। जी माँ जी, अभी देता हूँ। अर्पिता की सास गायत्री नारियल पानी खरीद ही रही होती है कि तभी अर्पिता ठेले पर दशहरी आम बिकते हुए देखती है। माँ जी, मुझे भी दशहरी आम खाने का बड़ा मन कर रहा है। मेरे लिए भी थोड़े से दशहरी आम खरीद दीजिए ना। अपनी काली गर्भवती बहू की फरमाइश सुनकर गायत्री गुस्से में आ जाती है और ठेले वाले के सामने ही उसे सुनाने लगती है। क्यों री मेरी काली कलूटी बहू, तू क्या मुझसे पूछकर गर्भवती हुई थी? तू तो मुझे फूटी आग भी नहीं पसंद।
तेरे गए गुजरे गरीब मायके वालों ने मुझे मनी ऑर्डर नहीं भेजा और ना ही मैंने तेरे खाने पीने के खर्चे उठाने का ठेका लिया है। चल भाग यहाँ से। अपनी सास के किए गए फर्क को देखकर बेचारी अर्पिता कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। हालांकि आहाना के साथ साथ अर्पिता का भी ये पहला बच्चा था। इसके बावजूद आहाना सारा दिन अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा के आगे बैठकर अर्पिता को ऑर्डर फरमाती थी। वहीं बेचारी काली बहू गर्भवती होते हुए भी एक सुबह की उठी सभी के लिए नाश्ता पानी बनाती है और सारा दिन एक पांव पर घर के कामों में उलझी रहती है। इसी तरह अब अर्पिता को चौथा महीना चढ़ जाता है और कमजोरी और थकान के कारण उसे बार बार चक्कर आने लगते हैं। क्या बात है बड़ी बहू, आज तुम्हारा चेहरा इतना चढ़ा हुआ क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर लो। अगर ये महारानी आराम करेगी तो घर के काम क्या तुम करोगे? तुम घिसोगे इसके हिस्से के गंदे बर्तन। अरियो काली भट्टी, तू अभी तक यहीं खड़ी है? जाकर जल्दी से गंदे बर्तन धो और रसोई साफ कर। मुझे अपनी बहू के लिए गोंद के लड्डू बनाने हैं। माँ जी, अभी मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, मैं थोड़ी देर बाद बर्तन धो दूंगी। बेचारी गर्भवती बहू के इतना बोलने पर भी उसकी सास उसकी एक नहीं सुनती। अर्पिता अपने मन को ये बोलकर तसल्ली दे देती है कि शायद मायके के घर आंगन को छोड़कर ससुराल की इन्हीं जिम्मेदारियों को संभालने को एक लड़की की जिंदगी का सफर कहा जाता है। मगर असल में अर्पिता के साथ फर्क हो रहा है। काम खत्म करके अर्पिता अपने कमरे में चली जाती है। उसके पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं होता। वहीं गायत्री आहाना के लिए काजू बादाम घी से भरे गोंद के लड्डू बनाकर आहाना को खिलाती है। सच में मम्मी जी, ये लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जानती हो आहाना बहू, ये गोंद के लड्डू गर्भवती औरतों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और जरूरी होता है। इसे खाने से तुम्हारे शरीर में ताकत आएगी और बच्चा भी गोरा पैदा होगा। तभी अचानक गायत्री को सीटी की आवाज सुनाई देती है। दोपहर के 3 बजे रसोई में से सीटी की आवाज। ना जाने अब ये जली हुई उपली किचन में क्या बना रही है। किचन में आकर गायत्री अर्पिता से पूछती है, क्यों री मेरी काली बहू, इस कुकर में चोरी चोरी क्या बना रही है? वो माँ जी, आज सुबह से ही बहुत ही ज्यादा उल्टी हो रही है, इसलिए मैं इसमें अपने लिए थोड़ी सी धुली हुई मूंग दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। 2 बार उल्टियाँ क्या हो गई? तूने तो नखरा शुरू कर दिया। अरे फ्री फंड का राशन थोड़ी आता है, जब मर्जी जो मन किया बना लिया। ये खिचड़ियाँ बहाना बहू खाएगी, उसे भी मन था धुली मूंग दाल की खिचड़ी खाने का। तू ये कल रात की बची हुई बासी रोटी खा ले। इस तरह से खड़ूस गायत्री अर्पिता के आगे से उसके खाने की थाली भी छीन लेती है। ऐसे में अर्पिता नमक के साथ बासी रोटी खाकर रह जाती है। धीरे धीरे अब दोनों को ही 8 महीने हो जाते हैं। वहीं गायत्री अपनी गोरी बहू के आने वाले पहले बच्चे के लिए ढेरों कपड़े, खिलौने, झूला खरीद लेती है। मगर जब बात काली बहू पर पैसे खर्च करने की आती है तो वो उसे भरपेट खाने पर भी मोहताज कर देती है। इस लापरवाही की वजह से 1 महीने पहले ही अर्पिता को लेबर पेन उठ जाता है। माँ, अविनाश, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अर्पिता घबराओ मत, हम अस्पताल आ गए हैं। डॉक्टर! थोड़ी देर के बाद जांच करके डॉक्टर बताते हैं, परिवार में इतने लोग होकर भी आप सब ने एक प्रेग्नेंट लेडी का ठीक से ख्याल नहीं रखा। अर्पिता जी को प्रेगनेंसी में कोई भी पोषक तत्व नहीं मिले हैं और ना ही वो सारी दवाइयां जो गर्भवती को दिए जाते हैं। इस वक्त उनके शरीर में इतनी कमजोरी है कि उनमें एक बच्चे को जन्म देने की शक्ति भी नहीं है। आप लोगों को पता भी है, एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो वो किस दर्द तकलीफ से गुजरती है। एक बच्चे को जन्म देने में एक औरत का भी दूसरा जन्म होता है, मगर कौन समझाए आप लोगों को। अर्पिता के हाल पर आहाना को बुरा लगता है और वो सभी को सच बता देती है। वहीं दूसरी तरफ जिंदगी और मौत से लड़कर अर्पिता अपने बच्चे को इस दुनिया में ले आती है। भगवान का शुक्र है अर्पिता, तुम दोनों ठीक हो। अब मैं तुम दोनों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। माँ ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अविनाश जी, वो हमारी माँ है, हम उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अर्पिता बहू, मुझे माफ कर दे, मुझे तेरे साथ वो सब नहीं करना चाहिए था। आखिर में गायत्री खुश होकर अर्पिता और उसके बच्चे को गोद में लेकर घर आती है और उन दोनों का ही स्वागत अच्छे से करती है और खुशी खुशी अपने दोनों बहुओं के साथ रहने लगती है। बूढ़ी सुजाता एक छोटे से फूलों के बगीचे में उदास बैठी थी। उस बगीचे में कई सारे रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे। इन फूलों की जिंदगी कितनी अच्छी है ना कोई टेंशन, ना कोई दुख, ना घर संसार की चिंता। और एक मैं हूँ बदनसीब, जिसके जीवन में हर समय दुख ही दुख लिखे हैं। 5 बहुओं के होते हुए भी घर में एक पल सुकून नहीं है मुझे। पता नहीं आखिर कब तक मेरे जीवन में ये दुख लिखे हैं।
तभी सुजाता अपने हाथ में कई सारे फूल और पत्ते लेकर वहां से अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी पड़ोस की मीनाक्षी सुजाता से कहती है, अरे ओ सुजाता बहन, अरे मेरा ड्रेस सिया कि नहीं आपने? हाँ मीनाक्षी बहन, आज रात को आपका ड्रेस मिल जाएगा। सुजाता एक दर्जी थी। वो अपने घर में बैठकर सिलाई मशीन पर गांव वालों के कपड़े सीने का काम करती है। सुजाता अपने घर आती है। सुजाता के घर में उसकी 5 बहुएं रिया, दिया, कोमल, पायल और साक्षी थी और उसके 5 बेटे हरीश, अजीत, रमेश, सुरेश, महेश, जो शहर में रहते थे। रिया, दिया दोनों की शादी एक साथ 1 साल पहले ही हुई थी और कोमल, पायल और साक्षी की शादी 6-7 महीने पहले ही हुई थी। सुजाता की ये 5 बहुएं कहने को तो सुजाता की बहुएं थी, पर वे सुजाता को सास नहीं बल्कि अपनी नौकरानी समझती थीं। माँ जी आ गए टहल टपड़ी करके आप, घर में चाय कौन बनाएगा? चलिए जाकर चाय बनाइए। माँ जी 2 दिन बाद कोमल का जन्मदिन है और हम सब ने इस घर में पार्टी रखी है, इसीलिए पार्टी का सारा काम आपको ही करना है। दिया बहू, इस उम्र में मैं क्या क्या करूं? सारा दिन लोगों के कपड़े सिलाई करते करते, घर का काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है। तुम 5 कर लो ना, मुझे लोगों के कपड़े सीना है। ओ हेलो माँ जी, ये कपड़े सीकर कोई एहसान नहीं कर रही हैं आप हम पर, समझी ना? हम क्या आपको यहाँ मुफ्त की रोटियां खिलाते जाएंगे क्या? हमारे पति इतनी मेहनत से पैसा कमाते, हम आपको इस घर में रहने दे रहे, यही हम आप पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, समझे ना? अब जाइए और सबके लिए चाय बनाइए। सुजाता उदास होकर रसोई में चली जाती है। हम माँ जी को इस घर से निकाल ही देते हैं ना, खाली फुकट अपने ऊपर बोझ बनकर बैठ गई हैं ये। अरे पायल, हमें भी तो इस घर के काम के लिए एक नौकरानी चाहिए थी ना, जो हमारा काम कर सके। अब उस नौकरानी की कमी माँ जी पूरी कर रही हैं। हमारे लिए तो माँ जी नौकरानी ही है ना, और ऐसी नौकरानी हमें मिलेगी भी कहाँ जो काम के साथ साथ हमें पैसा भी कमा कर दे रही है। 5 बहुओं ने अपनी सास को अपनी नौकरानी बनाकर रखा था। अपने बेटों की पत्नी के कहर से बूढ़ी सुजाता काफी परेशान हो चुकी थी। सुजाता कपड़े सीकर जो पैसे कमाती थी, वो पैसा भी उसकी बहुएं उससे छीन लेती थी। कोमल बहू का जन्मदिन है, मुझे कोमल बहू के लिए अच्छा सा तोहफा खरीदना होगा। मीनाक्षी बहन, आज रात को जो कपड़ों के पैसे देंगी, मैं उन्हीं पैसों से कोमल बहू के लिए एक बढ़िया सी साड़ी ले आऊंगी। थोड़े समय बाद सुजाता 5 बहुओं को चाय देती है और 5 चाय पीकर रोज की तरह घर से बाहर चली जाती हैं। चलो अब मैं कपड़े सीने बैठ जाती हूँ, फिर दोपहर का खाना भी बनाना है मुझे। सुजाता रोज की तरह अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सीने बैठ जाती है। शाम का समय 5 बहुएं घर में थी। तभी मीनाक्षी सुजाता के पास आती है और अपने कपड़े लेकर सुजाता को 1000 रुपए देकर चली जाती है। ये 1000 रुपए और 1000 मेरी अलमारी में रखे हैं, चलो मैं 2000 रुपए में कोमल बहू के लिए साड़ी ले आती हूँ। सुजाता अपने कमरे में जाती है और 2000 रुपए लेकर घर से जाने ही लगती है कि तभी, अरे माँ जी, आपके पास इतने पैसे, लाइए घर खर्च में काम आएंगे। हमेशा की तरह रिया सुजाता के हाथ से पैसे छीन लेती है और 5 रिया के कमरे में टीवी देखने चली जाती हैं। सुजाता के 5 बेटे शहर से जो पैसा भेजते थे, वो पैसा भी सुजाता की 5 बहुएं अपने शौक पूरा करने में उड़ा देती थी। सुजाता उदास होकर अपने कमरे में आती है। पैसे तो रिया बहू ने छीन लिए, अब कोमल बहू के लिए साड़ी कहाँ से लाऊं? अगले दिन सवेरे रोज की तरह सुजाता अपने छोटे से फूलों के बगीचे में आती है और अपने फूलों के पौधों से बात करने लगती है। अब क्या करूं, कैसे कोमल बहू के लिए साड़ी लाऊं? तभी फूलों को देखकर सुजाता के मन में एक उपाय आता है। एक काम करती हूँ, मैं इन फूलों और पत्तों से कोमल बहू के लिए एक साड़ी बना देती हूँ। मुझे सिलाई का काम तो आता ही है। फूलों की साड़ी देखकर कोमल बहू बहुत खुश हो जाएगी। सुजाता अपने बगीचे से कई सारे फूल पत्ते तोड़ती है और एक बड़ी थैली भरकर फूल पत्ते डालियां लेकर अपने घर आती है और अपने घर में रखी कपड़ों की कटी बारीक कतरन को उन फूलों के साथ जोड़कर 2 घंटे में फूलों की एक सुंदर सी साड़ी बना देती है।
वाह, कितनी सुंदर लग रही है ये साड़ी। कोमल बहू इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। सुजाता उस साड़ी को अपनी अलमारी में रख देती है और एक कागज के ऊपर ये लिखती है कि ये साड़ी मेरी ओर से मेरी बहू कोमल के जन्मदिन का तोहफा है, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। इतना लिखकर सुजाता उस चिट्ठी को उस फूलों की बनी साड़ी पर चिपका देती है। अगले दिन रात में सुजाता ने अकेले ही पूरी पार्टी की तैयारी कर ली थी। तभी पांचों बहुएं अपनी सहेलियों के साथ कोमल के जन्मदिन का केक काटते हैं और एक दूसरे को खिलाते हैं और बेचारी सुजाता नौकरों की तरह एक कोने में खड़ी थी। तभी कोमल को सब महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। सब कोमल बहू को कितने महंगे तोहफे दे रहे हैं। अगर मैंने वो फूलों की साड़ी कोमल बहू को दी तो सब हंसेंगे मुझ पर। नहीं नहीं, मैं वो साड़ी नहीं दूंगी कोमल बहू को। थोड़े समय बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। क्या माँ जी, आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया? अरे छोड़ ना यार कोमल, ये बुढ़िया की क्या औकात है। ये सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसी तरह हर 2 दिन में 5 दिन में सुजाता की एक एक बहुओं का जन्मदिन आता गया और सुजाता के पास पैसे ना रहने से सुजाता हर बहू के लिए फूलों की साड़ी बनाती गई और साड़ी देने की हिम्मत ना जुटाने पर सुजाता उन साड़ियों पर अपनी बहुओं का नाम लिखकर उन्हें अपनी अलमारी में रखती गई। एक दिन सुजाता के 5 बेटे घर आते हैं। उस दिन सुजाता का जन्मदिन था। तभी सुजाता के 5 बेटे रात में अपनी माँ के जन्मदिन का बड़ा सा केक ले आते हैं और अपनी माँ को गिफ्ट देते हैं। माँ, आपको हमारे गिफ्ट कैसे लगे? बहुत अच्छे बच्चों। अरे रिया, तुम 5 भी दो माँ को गिफ्ट। जी, हम तो गिफ्ट लाए ही नहीं, हमें नहीं पता था कि आज माँ जी का जन्मदिन है। हम क्यों दे इस बुढ़िया को गिफ्ट? इसने दिया है क्या हमें आज तक कोई भी गिफ्ट? बहुओं, मैंने आज तक तुम 5 से कुछ नहीं मांगा, मगर आज अपने जन्मदिन पर एक चीज मांगना चाहती हूँ। मेरे कमरों में जाओ और मेरी अलमारी में जो मैंने तुम सबके नाम के साथ रखा है, मेरी खुशी के लिए पल भर के लिए उसे पहन कर आ जाओ। मुझे बहुत खुशी मिलेगी। 5 सुजाता के कमरे में आने लगते हैं। ये बुढ़िया भी ना पता नहीं क्या पहनाने के चक्कर में लगी है। मैं 5 सुजाता के कमरे में आकर अलमारी खोलते हैं तो उसके अंदर फूलों से बनी 5 सुंदर साड़ियां देखकर 5 के होश उड़ जाते हैं। हर एक साड़ी पर एक बहू का नाम लिखा था। 5 अपने अपने नाम की साड़ी अपने हाथ में लेते हैं। कितनी सुंदर फूलों से बनी साड़ियां हैं। माँ जी ने अपने हाथों से ये हमारे जन्मदिन पर बनाई थी और हम माँ जी को कितना बुरा भला कह रहे थे। हाँ जेठानी जी, माँ जी हमारे बारे में इतना सोच रही थी और हम उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव कर रहे थे। तभी 5 मिलकर वो फूलों से बनी साड़ियां पहनते हैं और वो साड़ियां पहनकर नीचे सबके सामने आते हैं। आस पड़ोस वाले और सुजाता 5 के शरीर पर वो फूलों से बनी साड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वाओ, सो ब्यूटीफुल साड़ियाँ। माँ जी, आपने ये तोहफे हमारे जन्मदिन के लिए बनाए थे, फिर आपने हमें इतनी सुंदर साड़ियां दी क्यों नहीं थी? मैं डर गई थी बहुओं कि पता नहीं तुम्हें मेरे हाथ की बनी फूलों की साड़ी पसंद आती या नहीं। तभी 5 बहुएं सुजाता के कदमों में गिरकर सुजाता से रो रो कर अपनी गलतियों की माफी मांगती हैं। तभी सुजाता के 5 बेटों को अपनी पत्नियों के करतूतों के बारे में पता चल जाता है कि वो उनकी माँ पर कितने जुल्म करते थे, पर सुजाता के कहने पर वो भी उन्हें माफ कर देते हैं। सुजाता बहन, आपने कितनी सुंदर फूलों की साड़ी बनाई है। अरे मुझे और मेरी बहुओं को भी ऐसी साड़ियां बना कर दीजिए ना, मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी इनकी। हाँ काकी जी, क्यों नहीं, अब से माँ जी के साथ मिलकर हम भी फूलों की साड़ियां बनाकर बेचेंगे। इसी तरह सुजाता को फूलों की साड़ियों को बनाने के कई सारे ऑर्डर मिल जाते हैं। उसके बाद सुजाता की 5 बहुएं सुजाता को सही मायने में अपनी सास मानने लगी और उसकी इज्जत करने लगी। अब सुजाता घर में महारानी की तरह आराम करने लगी और उसकी 5 बहुएं घर का काम और सुजाता की सिलाई का काम करने लगी और सुजाता के बताए तरीके से फूलों की साड़ियां बना बना कर खूब पैसा कमाने लगी और एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगी।